अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द लेट नाइट शो विद बिलाल हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा मुल्क इसी तरह शादबाद रहे। हाल ही में ईरान के सदर ने दौरा किया है पाकिस्तान में। इंशाअल्लाह कुछ उन्होंने मुआहदे भी किए होंगे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ऐसे ही तरह यकजहती में रहने की तौफीक अता फरमाए और कामयाबी भी दे। आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपका तारुफ़ करवाता चलूँ मैं, आप पीस एक्टिविटीज़ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ट्रेनर हैं। आप उनसे हम बातें करेंगे आईटी के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है शहजाद रज़ा। कैसे हैं आप शहजाद? थैंक यू सो मच बिलाल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहजाद रज़ा, जी सर, आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में और डिजिटल मार्केटिंग में हिस्सा मतलब कैसे शौक़ हुआ, कैसे आना हुआ? मतलब कि शौक़ था या अचानक एक फील्ड देख ली तो पकड़ ली? कैसे ये जर्नी रही? टू बी ऑनेस्ट, ये कहानी कुछ इस तरह है कि स्टूडेंट दौर में हर बंदे को कुछ ना कुछ करने का सोचता है। लेट्स से जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ या कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हम कुछ अपनी अर्निंग करना चाह रहे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो मेरे साथ था कि 2018 था, ठीक है। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप होना था, ठीक है। तो ज़ाहिर फीफा वर्ल्ड कप होता है तो एक 5 साल बाद होता है तो लोग उसके लिए एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। चाहे पाकिस्तान की कोई इतनी ख़ास टीम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी लोग उसको देखना पसंद करते हैं, उसके बारे में जानना पसंद करते हैं, या फिर हर एरिया की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टीम्स होती हैं जो लोग पसंद करते हैं। लेट्स से इवन हमारे लियारी के अंदर देखा जाए तो वहाँ लोग क्या करते हैं कि जब फीफा स्टार्ट होता है तो वो लोग झंडे लगा लेते हैं। लेट्स से किसी को ब्राज़ील पसंद है तो वो अपनी छत पर ब्राज़ील का झंडा लगा लेते हैं। तो वहाँ से मुझे सूझा कि यार ये एक सीज़न है, इसको अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करते हैं, ठीक है। और मैंने थोड़ी सी स्टडी करी, थोड़ी रिसर्च करी, तो मुझे समझ आया कि कराची में लाइट हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जो जर्सी होती है वो हर टीम की मिल जाएगी। वो ब्राज़ील की हो, अर्जेंटीना की हो, मेसी की हो, रोनाल्डो की हो, टीम की हो, तो वो वहाँ से मुझे होलसेल या रिटेल प्राइस पर भी मुझे मिल जाएगी। ऑलराइट, तो मैंने कहा इसको 2018 था तो इतना ज़्यादा कोई डिजिटली या सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त मैं भी स्टूडेंट था, तो मैंने सोचा मैं इसको करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो वहाँ मैंने एक अपना फेसबुक पर एक छोटा सा अपना एक पेज बनाया, उसके ऊपर फिर मैंने एड कैंपेन चलाई, ठीक है। अराउंड आई रिमेंबर कि मेरी फर्स्ट कैंपेन थी तो मेरे पास कोई मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, ठीक है। तो बैंक अकाउंट भी नहीं होना, किस तरह मैं उसका ऐड चलाऊं। तो मेरे एक दोस्त थे, मैंने उन्हें कहा कि यार तुम्हारा अकाउंट है तो मुझे ये तुम्हारा कार्ड चाहिए होगा अपना ऐड चलाने के लिए। तो वो हमने उनका कार्ड यूटिलाइज कर ऐड चलाया। वो ऐड चला तो वो ऐड काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अगरचा बात ये रही कि मैं स्टूडेंट था, मैं उसको इतना ज़्यादा कैरी ऑन नहीं कर सका फर्दर। तो वैसे कैसा था ये फर्स्ट एक्सपीरियंस? अच्छा था? तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग रहा। मैंने जो ऐड चलाए थे वो तकरीबन $10 के चलाए थे, ठीक है। उस वक्त डॉलर भी मेरे ख्याल से 150 या उससे भी कम था। तो वो 1500-2000 का मुझे ऐड पड़ा, और जो मेरी सेल हुई तकरीबन 15,000 के करीब लगभग हुई। तो वो वहाँ से मुझे किक मिली कि यार ये फील्ड अच्छी है, इसे चूज़ किया जाए, दौर भी इसी का ही आने वाला, इसको ही लेकर चले। तो वहाँ मुझे पहला जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ वहाँ से हुआ, और फिर उसके बाद फिर वो चलता गया। तो अभी बस वही चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो पता किस किस को था? घर पे पता था किसी को, या आप कर रहे हैं, या किसी से आइडिया लिए हो, चलो एडवाइस ले लेते हैं? अच्छा, आइडिया तो मैंने किसी से भी नहीं लिया था, ठीक है। ऐसे ही जहन में आया, मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। अच्छा, घर में ये बात किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है। किसी से एडवाइस वगैरह भी नहीं ली, ठीक है। खुद बाइक पे निकले, मार्केट गए, रिसर्च करी कि वहाँ से मुझे ये चीज़ इतने की पड़ेगी, मैं इसको पैक कर भेजता हूँ। अगर मुझे यूज़ करना होगा, क्या बोलते हैं, कोई कोरियर सर्विस इस्तेमाल करनी होगी, उसकी क्या चार्जेस होंगे, पूरा एक प्रॉपर एक वर्क फ्लो बनाया, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब जो घर के फर्द थे वो शुरू में तो उन्होंने नहीं देखा कि क्या हो रहा है, लेकिन जब मैं शर्ट्स लेकर आ रहा हूँ, अब वो शर्ट्स कुछ बच्चों की साइज़ की भी, ठीक है,
तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने कहा भाई ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही स्टार्ट करा है और वो चल रहा है। तो वो तकरीबन 2 महीने या एक महीने वो वर्ल्ड कप का पीरियड रहा, और जब तक मैंने उसको चलाया, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो गया था, और मैं स्टूडेंट था, तो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ थी उसमें दोबारा से इन्वॉल्व हो गया, या मैं उसके अंदर बिजी हो गया, तो मैं उसको इतना ज़्यादा फर्दर कैरी नहीं कर पाया। अच्छा, तो इसके अलावा कोई पैशन होता है ना इंसान को कि यार ये मुझे करना है या करना था, वो कुछ ब्रेक लिया हुआ है, करूँगा दोबारा, कोई इसके अलावा कोई पैशन हो? अच्छा, ये है कि मोबाइल 2014-2015 मतलब उस वक्त दौर ये था कि एंड्रॉयड का ज़माना था, नई नई चीज़ें थी, ठीक है। और ये है कि मोबाइल अपनी जेब से जब बाय किया तो समझ आया कि भाई मोबाइल क्या चीज़ है, उसको किस तरह तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वहाँ जब इस्तेमाल कर रहे थे तो वहीं से मुझे थोड़ा सा कभी समझ आता था यार कंटेंट क्रिएशन की तरफ चला जाऊँ, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था कि वहाँ आप जो चीज़ चूज़ करें या जो चल सकते थे वो आप कैरी ऑन कर सकते थे, ठीक है, और अपनी मर्जी से। हाँ, अपनी मर्जी से, ठीक है। तो वहाँ एक ये सजेशन, ये एक आइडिया था, लेकिन आपको पता है सब हम इतना ज़्यादा कोई मीडिया के सामने आना या एक हम इतना ज़्यादा उससे फेमिलियर नहीं रहते अमूमन हम नॉर्मल लाइफ में। तो इस वजह से फिर उसको छोड़कर तर्क कर मैंने सोचा ये डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग यही करता हूँ, और ऑफ स्क्रीन काम करेंगे हम, ऑफ स्क्रीन काम करेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट करा, तो आहिस्ता आहिस्ता जब यूनिवर्सिटी लाइफ आई तो वहाँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वहाँ ये रहा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी तो वो मेरी जॉब थी सेल्स की, ठीक है। अब सेल्स की मेरी मुझे पर्सनली, अब ये मैं खुद की बड़ाई करूं या इस तरह करूं, तो मुझे एक है क्रेज़ कि मुझे लगता है मैं सेल्स अच्छी करता हूं। इवन आई रिमेंबर मेरी कोई इंग्लिश इतनी खास नहीं थी, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, वो इंग्लिश ग्रामर का शायद कोर्स था, ठीक है। तो उसमें कोई हमारी प्रेजेंटेशन थी, थी सिंपल थी, उन्होंने ज़्यादा लंबा चौड़ा टास्क नहीं दिया, तो उन्होंने कहा था कि आपने घर से एक प्रोडक्ट लेकर आनी है, ठीक है, जो कि फिजिकल आप उसको दिखा सकें, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने यहाँ पर आकर प्रेजेंटेशन देनी है, एक तरीके से आपने उसे सेल करना है। तो मैंने बोला चलें करते। तो वहाँ मैं एक शूज़ लेकर गया, ठीक है, मैंने एक शॉप से एक सिंगल पीस पूरा नहीं लिया, एक लिया, मैंने कहा मैं शाम में आपको रिटर्न कर दूंगा, जानने वाले थे वो शूज़ शॉप वाले, तो मैं वो ले गया, और जो मैंने प्रेजेंटेशन दी, अगरचा मेरी इंग्लिश कोई इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस या मेरी कम्युनिकेशन थी उसके ऊपर मुझे उसके अंदर पूरे 10 के 10 जो भी उसके फुल मार्क्स थे वो मुझे मिले, ठीक है, और पूरी क्लास ने क्लैपिंग करी। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार मैं एक सेल्स पर्सन अच्छा बन सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने करियर अपना यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद स्टार्ट करा तो मेरे पास एक ऑप्शन आया कि या तो मैं डिजिटल मार्केटिंग को ऐसा परस्यू करूँ, ठीक है, या फिर मैं सेल्स साइड आऊँ। तो मैंने सेल्स को चूज़ किया। उसके पीछे रीज़न ये थी कि आप अच्छे सेल्स पर्सन जब बन सकते हैं जब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज हो, ऑलराइट। तो मेरे पास प्रोडक्ट नॉलेज थी, मैं डिजिटल मार्केटर था, मुझे पता था कि गूगल ऐड किस तरह चलता है, मुझे पता था फेसबुक के ऊपर ऐड किस तरह चलना है, ठीक है, मुझे पता था कि क्या उसके एल्गोरिथम है या क्या उसका वर्क फ्लो है या क्या उसके चलने के तरीके, वो सब चीज़ें मुझे पता थी। तो मैंने कहा मैं सेल्स में जाता हूँ और सेल्स में स्टार्ट करता हूँ अपना काम। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्ट करा तो ये है कि वहाँ पर मैं स्टार ऑफ द परफॉर्मेंस रहा टिल जब तक मैंने वहाँ पर अपना रिज़ाइन नहीं दिया, मैं वहाँ से जॉब छोड़कर नहीं गया। तो तकरीबन सवा साल का एक पीरियड था, ठीक है। तो वहाँ मैंने एज अ सेल्स पर्सन जॉब करी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, ठीक है। वहाँ मुझे फ़ायदा ये होता था कि मैं प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होने की वजह से अपनी जो भी मीटिंग्स होती थी या जो भी अपने जिनको मैं पिच करता था तो वो कन्वर्जन रेट अच्छा होता था। अगर नहीं भी होता था तो वो लोग अभी तक मुझे वो जो लीड्स मिली थी 2020 या 21 के अंदर वो अभी तक मुझसे कनेक्ट हैं, ठीक है। जो चाहे उनसे मेरे कोई काम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो लोग अभी भी कनेक्ट हैं। तो वहाँ से ये हुआ। फिर
जब पहली जॉब मैंने कंप्लीट करी या मुझे कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी आई, वो एक डिजिटल मार्केटिंग की थी। अच्छा। वो फुल टाइम एक डिजिटल मार्केटर की जॉब थी। मैंने वो स्टार्ट करी तो वहाँ मुझे समझ आया, मज़ा आया काम करते हुए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ ये थी कि आप एक पिंजरे में कैद थे। पिंजरे में कैद से मुराद कि आपके पास एक फिक्स टास्क है, आपने वही करने, ठीक है। आपने कुछ सर्टेन लोगों से मीटिंग करनी है, ठीक है। जो क्लाइंट्स हैं, एक दो जो भी क्लाइंट है उनसे ही आपने कम्युनिकेशन रखनी है, ठीक है। और एक दायरे में ही रहना है कि डेली के टास्क करना। तो वहाँ मुझे लगा यार मैं डिजिटल मार्केटर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इसको उस तरह नहीं कर सकता, मैं असल में सेल्स में चल सकता हूँ, ठीक है। तो फिर वहाँ मैंने 1 साल एज अ डिजिटल मार्केटर काम करने के बाद मैं दोबारा सेल्स की तरफ आया, ठीक है। और सेल्स में मैं कमाल रहा, ठीक है। दोबारा जब मैंने सेल्स स्टार्ट करी, ठीक है, पहले मैं लोकल सेल्स पे था, तो फिर मैं जब इंटरनेशनल सेल्स पर आया तो वहाँ पर भी मैंने अपना लोहा मनाया। लग रहा होगा मैं अपनी मुसलसल तारीफ किए जा रहा हूँ, नहीं मुझे मजा आ रहा है। तो खैर इस तरह को भी मजा आ रहा होगा। तो इस तरह कर मैं उसको लेकर चला। और यह है कि उसी दौरान मुझे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने का भी मौका मिला, ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह, मैं आपको यहीं रोकूंगा। आप मुझे ज़रा अपने एजुकेशन के बारे में बताएं, कितनी हासिल की। और ये भी मैं पूछूंगा आपको कि क्या आप कैसे स्टूडेंट थे। एक होता है इंट्रोवर्ट बच्चा, एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो भाई पढ़ाई तो करता है लेकिन मस्ती भी बाहर अलग से करता है। तो आप कैसे स्टूडेंट रहे और कहाँ तक पढ़ाई हासिल की और आगे क्या इरादा है? मैंने ये है कि मेरा ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है और ज़िला थरपारकर से है, ठीक है। तो एक वहाँ से आकर कराची में रहना, फिर ठीक है। फिर यहाँ मैंने जो अपनी यूनिवर्सिटी जो अपनी ग्रेजुएशन करी वो सिंध मदरसतुल इस्लाम से करी। तो वहाँ पर एक पढ़ने का एक अलग वो था, क्योंकि वो कायद आज़म की पहली दरसगाह थी, ठीक है। तो वो एक प्राइड था कि भाई एक ऐसी दरसगाह में पढ़ना जहाँ हमारे कायद पढ़े थे, ठीक है। इवन आई रिमेंबर कि हमारा ओरिएंटेशन डे था, तो हमारे जो वीसी थे उन्होंने अपनी जो फर्स्ट स्पीच थी या जो उन्होंने हमें वेलकम स्पीच दी, तो उन्होंने कहा कि ये जो क्लासेस हैं या ये जो आप दरसगाह में जहाँ घूमेंगे, यहाँ आज से 100 साल पहले, ठीक है, या जो भी मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं पड़ा, उनकी स्टूडेंट लाइफ जब थी, हमारे स्टूडेंट लाइफ थी, तो वो भी यहाँ पर इन क्लासेस में बैठे थे, या फिर वो लोग यहाँ पर चहलकदमी या घूमते थे या जो भी करते थे। तो आप खुश नसीब है। तो वहाँ मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, ठीक है, BBA करा और मेजर वही मार्केटिंग रखे। तो उसमें ज़ाहिर डिजिटल मार्केटिंग का एक कनेक्शन था, तो मैंने मार्केटिंग रखते हुए ही मैं चला। फर्दर ये हुआ कि कैसे स्टूडेंट थे आप? अच्छा, स्टूडेंट की बात करें तो ये कि अमूमन जब हम जो इंटीरियर से स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक थोड़ा से मसले मसाइल होते हैं। पहला मसला होता है कि उनकी इंग्लिश से नहीं बनती, ठीक है, उन्हें इंग्लिश से बिल्कुल नहीं बनती। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी बनती है, लेकिन एवरेज जो हमारे जो इंटीरियर से आते हैं या स्पेशली थरपारकर या इस रीजन से जो लोग आते हैं उनकी इंग्लिश से नहीं बनते। तो इंग्लिश से मेरी भी कोई इतनी ख़ास नहीं बनी, ठीक है। लेकिन ये कि ओवरऑल मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था। तो एक एवरेज स्टूडेंट। और जो आपने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाली बात करी, तो ये है कि इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन एक क्लोज ग्रुप में जब खुल जाते हैं तो वहाँ एक्सट्रोवर्ट है। अच्छा, तो माशाल्लाह। तो ये एक इस तरह का है कि सामने एक दफ़ा बंदे से कम्युनिकेशन या फिर एक अच्छी बॉन्डिंग होगी तो उसके लिए एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन एक नया बंदा मिलेगा तो उसके लिए इंट्रोवर्ट ही है। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि न्यू जनरेशन कितना उसको सीरियस ले रही है, और अगर नहीं ले रही तो उसको कितना सीरियस लेना चाहिए फ्यूचर के लिए? अच्छा, ये है कि इस वक्त तकरीबन चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। मतलब हमारी करेंसी भी डिजिटल है, ठीक है। आजकल यह है कि आप मोबाइल पर कहीं कोई परचेजिंग करने जाते हैं तो या फिर आप फूड पांडे वाले को यूज़ करते हैं, तो आप उसको कहते हैं मेरे पास कैश नहीं है, तो उसका जवाब होता है कि आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर बंदा डिजिटल का एक तरीके से उससे फेमिलियर हो गया है, ठीक है, और उसका यूज टू हो गया कि वो हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। तो एक डिजिटल का एक दौर है,
ठीक है। जो चीज़ जो बंदा इन सब चीज़ को अडॉप्ट करेगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा। फ्यूचर इसी का ही है। फ्यूचर इसी का है। लेट्स से जैसे आज से तकरीबन बात करो 5 साल पहले हमारे वालिदैन कहते थे कि आप मोबाइल पे चिपके रहते हो, ठीक है, मोबाइल मुसलसल यूज़ कर रहे हो तो इस तरह करते हो। लेकिन आज के वालिदैन भी मोबाइल पे चिपके हुए हैं, ठीक है, वो भी मोबाइल का इतना ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कुछ साल देर हमने मोबाइल मिला था हमें, आजकल 2-2, 3-3, 4-4 साल बच्चे वाले मोबाइल चला रहे होते हैं। स्मार्टफोन 2 साल का बच्चा मतलब मोबाइल के बगैर वो खाना नहीं खाता, ठीक है। तो वहाँ वो वालिदैन भी अब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब उन लोगों को भी समझ आ गया कि ये हकीकत है और इसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा और इसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एरा की बात करें तो जो लोग इसके अंदर सीखते जाएंगे या इसको सीरियस लेते रहेंगे वो आगे जाएंगे। जो आप ब्रांड्स के अंदर देख लें, चाइना की बात करो तो चाइना के अंदर वो लोग क्या करते हैं कि टिकटॉक पर या फिर फेसबुक पर अपनी उन्होंने छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई हैं, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट का रिव्यू दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको यूज कर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक बंदा लाइव देख रहा है तो वो उसी वक्त ऑर्डर कर रहा है, सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो वहाँ इतनी ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गई है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में भी अब ये चीज हो रही है, ठीक है। मैं आज 1 आध दिन पहले कोई एक वीडियो वायरल हो रही थी कि उसमें वो क्या कर रहा था कि उसने एक बैग दिखा रहा था, ठीक है। वो उसने प्रोडक्ट पहले 1-2 प्रोडक्ट थी, एक डिफरेंट और एक डिफरेंट, ठीक है। तो वो एक दिखाने के लिए उसने उसको तोड़ा कि देखो ये प्रोडक्ट इतनी मजबूत नहीं है। दूसरी इसके साथ दूसरी जो दिखा रहा था उसके ऊपर वो खुद भी चढ़ रहा है, उसको डंडे मार रहा है, सब कुछ कर रहा है और वो इसको दिखा रहा है, प्रूव कर रहा है डिजिटली, मतलब उसको दिखा रहा है कि भाई ये चीज़ सही है, तुम्हारे सामने जो ये वाली चीज़ है ये सही है, ले लो। तो अब ब्रांड्स जो है वो इस तरह मूव हो रहे हैं, चाहे वो एक माइक्रो लेवल का है, माइक्रो लेवल की कोई चीज़ क्यों ना हो, जैसे अब हमारे जो घर में बैठी हुई औरतें, ठीक है, वो भी ऑनलाइन काम कर रही होती हैं, ठीक है। उसके अंदर वो लोग क्या कर रहे थे कि वो उन्होंने लाइव फेसबुक पर लाइव आ रहे होते हैं, उन्होंने पेजेस बनाए होते हैं या फिर उसके ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, वहां पर वो जाकर लाइव जाते हैं, ठीक है। लाइव जाकर वो प्रोडक्ट को दिखा रहे होते हैं, ठीक है। वो कपड़े, लेडीज कपड़े तो वो खोल कर दिखा रहे होते हैं, एक एक चीज उसके बता रहे होते हैं, साइज बता रहे होते हैं। तो इस हद तक जो लोग वो ये कर रहे हैं, मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी तकरीबन आज से 3 साल पहले, तो आज वो इस चीज़ पे इतनी वो हो गई कि उन्होंने एक अपना ब्रांड शुरू कर लिया, माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। कि उनकी एक खुद की अच्छी स्टार्ट उन्होंने इसी तरह करा था कि वो रेप्लिका बेचती थी या इस तरह की चीज़ें बेचती थी, लेकिन आज उनका एक खुद का एक ब्रांड है, ठीक है। मैं भी इतना ज़्यादा बड़ा ना हूँ, लेकिन एक खुद की प्रोडक्ट है उनके पास कि अब वो अच्छा खासा उस चीज़ से अर्न कर रही है। तो डिजिटली ये कि अब हर बंदे को करना है, ठीक है, जो करेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं करेगा वो फिर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, इस वक्त आईटी का क्या लेवल है पाकिस्तान में, और ये क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में उसी में ही आता है, तो आईटी में हम कहाँ पर हैं इस वक्त? अच्छा, बात इसके ऊपर आती है तो सच कहें तो कोई इतनी ज़्यादा हमारी अचीवमेंट है नहीं, ठीक है। लेट्स से हम अपने पड़ोसी की बात करते हैं, ठीक है। हमारे पड़ोसी इंडिया है, ठीक है, वहाँ पर आपको देखने की चीज़ें मिलेगी। जैसे आप बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर एशिया के अंदर उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर बीजिंग वो सेकंड आपका सिटी है जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी एजेंसीज और बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिसेस नजर आएंगे जो कि टेक कंपनीज हैं, ठीक है। इवन आपकी जो गूगल, मेटा, उनके ऑफिसेस भी, ठीक है, या फिर जो इंडिया के अंदर टेक कंपनीज हैं उनके भी हेड ऑफिसेस आपको वहाँ नजर आएंगे, ठीक है। उसकी कंपेयर में हम ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। आपका ताल्लुक़ डिजिटल मार्केटिंग से है, आप ट्रेनर भी हैं। उनके साथ हम लोग उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी जर्नी के हवाले से, आईटी के बारे में उनसे हम बात कर रहे थे। कंटिन्यू करते हैं आईटी से ही। जी शहजाद जी, कि आईटी का आपने जैसे बताया कि टैक्सेस बढ़ गए, उस पर पाबंदियाँ ज़्यादा बढ़ गई, तो अभी आगे क्या नज़र आ रहा है कि आईटी ख़त्म होता जा रहा है पाकिस्तान? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि अब बाहर की जो दुनिया है उसे भी समझ आ गया है, ठीक है,
कि अगर वो वहाँ से काम कराएगा तो वो उसे महंगा पड़ेगा, ठीक है। वो वही काम अगर हमसे कराएगा, ठीक है, हम जैसे जो अदर कंट्रीज है, लेट्स से अगर वो बांग्लादेश से कराता है, ठीक है, या इसके अलावा फिलीपीन एक ऐसा है, इंडिया इतना आईटी का इतना बहुत बड़ा थाईलैंड हब है, ठीक है। अब इंडिया का थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है। अच्छा, वहाँ ये हुआ कि वहाँ ज़ाहिर वो एक तरीके से दुनिया के अंदर नुमाया हो गए कि वो आईटी के लिए माने जाने जाते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल थ्योरी है, जब आप अच्छे बन जाते तो आप अपने रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ उनको वो रेट नहीं मिलता जो आपको पाकिस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपाइन वगैरह, ठीक है। हमें वो अगर कोई काम दे रहा है, कोई वेबसाइट बनाकर बनने के लिए हमारे पास आ रही, तो वो इंडिया में मे भी $500 में बन रही हो, तो हमारा वो पाकिस्तानी वही काम उसको, अगर वो एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर है तो वही काम उसको अगर वो 200 में भी करके दे, $200 में भी करके दे, तो उस बंदे को फायदा है, ठीक है। और जो वहाँ बंदा बाहर बैठा हुआ है तो उसको तो ये एक तरीके से बिल्कुल बेहतरीन डील रही उसके लिए। तो ये है कि आईटी का हमारे कोई इतना खास खतरा नहीं है हमें, लेकिन हमारे परेशानियां बड़ी हैं, जैसे कि जो हमारे क्रिएटर्स हैं वो कितना ख्वार हैं, कितना बेचारे परेशान हैं। ट्विटर की बात कर लें, ट्विटर पिछले 3 महीने से बैन है, ठीक है। आप 2015 में यूट्यूब को बंद कर हमें इतना लॉस हुआ, ठीक है। यूट्यूब को जब बैन किया गया तो कितने कंटेंट क्रिएटर थे, ठीक है, जो कि उस वक्त बेरोजगार हुए होंगे, ठीक है। कितने लोग थे, वो एक यूं भी नहीं रहा कि 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए बंद था, ठीक है, जिसकी वजह से हम पीछे गए। आज वही चीज ट्विटर के लिए की जा रही है, जिसे अब एक्स कहते हैं, ठीक है। पिछले 3 महीने से ट्विटर बंद है। मतलब क्या रीजन है, क्या मतलब सोशल मीडिया से आप इतने डरते हैं कि आप उसे बंद कर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वहां पर ट्विटर पर जो पाकिस्तानी थे वो मोनेटाइज भी नहीं कर सकते, ठीक है। मोनेटाइज करना होगा तो उन्हें एक दूसरे मेथड यूज करने होंगे, वीपीएन या फिर दूसरे जो प्रॉक्सी वगैरह होती है वो यूटिलाइज कर उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमारे पास क्रिएटर्स जो हैं वो परेशान हैं, जिन लोगों के अकाउंट्स मोनेटाइज हो गए थे, वो एक अच्छी सस्टेनेबल अर्निंग कर रहे थे, $200, $300, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब देख रहे हैं कि वो बैन है, ठीक है, उसके लिए वीपीएन से चलाना और फिर उसके ऊपर काम करना, तो उसका काम डबल हो गया और मुश्किल हो गया। और जो एक एंड यूजर है, जो कि मैं हूं या आप हैं, जो ट्विटर पर सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिर इंफॉर्मेशन के लिए जाते थे, तो मैं 2 एप्लीकेशन तो यूज नहीं करूंगा एक सोशल मीडिया के लिए, कि मैं पहले वीपीएन ऑन करूं, ठीक है, वो वीपीएन को लॉगिन करूं, ठीक है, उसके बाद मैं अपनी ट्विटर को चलाऊं। इवन मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सदाए अमन के नाम से एक मेरा इनिशिएटिव था, ठीक है, प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर हमने काम करना था कि ट्विटर के ऊपर हमने स्पेसेस करनी थी। जैसे हमारे फेसबुक पर लाइव का ऑप्शन आता है, इसी तरह ट्विटर पर स्पेस का ऑप्शन आता है, जो कि एक ऑडियो फॉर्म है लाइव जाने की, ठीक है। तो वहाँ पर हमें स्पेस करने थे, हमें हैशटैग पर कुछ ट्रेंडिंग्स लानी थी, हमें उस पर वर्किंग करनी थी। लेकिन ये पिछले 3 महीने से जो क्या कहते हैं बैन हुआ है, तो वो पूरी जो इम्प्लीमेंटेशन थी जो प्रोजेक्ट की थी, वो सारी एक तरीके से कहें तो पानी फिर गया कि क्या सोचा था और क्या हुआ है। तो वो प्रोजेक्ट एक तरीके से क्या कहूँ मैं इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन एक हुकूमत जब इस तरह की चीज़ें करेगी तो कहाँ एक नौजवान बंदा। चले जी, मेरा भी पैगाम है आप लोगों को कि ऐसा ना करें। 12 कोई एक चीज़ से जुड़ जाता है तो फिर ऐसा ना किया जाए उसके साथ। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इतना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहाँ 8-9 महीने या 1 साल पहले चैट GPT था, आज कहाँ चैट GPT 4 है। फिर ऐसे ही कई वेबसाइट है, सोरा, डाली, कई, और ऑडियो इंजीनियर्स के लिए ही मुश्किल हो गई है कि आपको AI पूरी भीड़ बना के दे रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि AI आगे कवर कर लेगा, इतनी सारी जॉब्स को खा जाएगा? अच्छा, जब AI आया था तो लोगों का ये सिनेरियो था कि मैं भी लोगों की जॉब खत्म हो जाए, ठीक है, या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो जितने भी वेब डेवलपर हैं, ये इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इनिशियल जब ये AI आया तो
इसने सबसे पहले हिट करा कंटेंट राइटर्स को, हाँ। ठीक है, जिनका काम था कि वो कंटेंट लिख कर देते थे, चाहे वो किसी पर्पस के लिए भी यूज़ होता हो, चाहे वो न्यूज़ के लिए ब्लॉग के फॉर्म में जा रहा है, कोई आर्टिकल हो, कोई या कोई एसईओ के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो जब इन चीज़ों के लिए कंटेंट चाहिए तो हमें पहले बंदे को देखना पड़ता था, एक बंदा आके उससे हम कंटेंट लिखाएं, ये कराएं। तो शुरू में लोगों ने समझा कि ये एआई आ गया, ये हमारा कंटेंट लिख कर दे देगा, तो हमारा काम हो गया, कंटेंट क्रिएटर की जॉब गई। और मैं भी शुरू में इनिशियली हुआ था कुछ लोगों की जॉब्स इस वजह से, जिनका थोड़ा काम भी इसी तरह का था, तो वो लोग अपनी जॉब से हाथ भी धोया होगा, लेकिन ओवरऑल कोई इतने ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि एआई जो है वो आपको सिर्फ वही देगी जो आप उससे पूछेंगे, ठीक है। आप उससे कहेंगे कि मुझे एक पैराग्राफ लिख कर दें, ठीक है, या मुझे एक क्या बोलते हैं न्यूज़ लिख कर दें, ठीक है, तो वो न्यूज़ आप जो जो उसको बताएंगे सिर्फ वही आपको कर देगी, ठीक है। वो आपका काम आसान कर सकती है, लेकिन आपका क्या कहते हैं नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती, ठीक है। क्योंकि चैट जीपीटी को आया हुआ एक अरसा हो गया, ठीक है, लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग ज़्यादा अब क्या हो गया कि लोगों को पता चल जाता है कंटेंट देखकर कि ये एआई कंटेंट है या फिर दूसरा कंटेंट है, ठीक है। अब उनको ये समझ आ गई है। जैसे मैं अपना बताऊं कि हम फ्रीलांसिंग के लिए यूज करते हैं अपवर्क प्लेटफॉर्म, ठीक है। अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जो फ्रीलांसिंग के लिए अमूमन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फाइवर है, फाइवर हुआ, अपवर्क हुआ, या और प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपने एक जॉब पोस्ट आती है, उसके ऊपर आपने अपना एक प्रपोजल सबमिट करना होता है, ठीक है। तो जब पहले था, जब चैट जीपीटी नहीं था, तो लोग क्या करते थे, अपना मैनुअल या कस्टम लिख रहे होते थे, अपना पूरा एक टाइप करते थे, या उन लोगों ने अपने स्क्रिप्ट रखे होते थे अपने पास और वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन चैट जीपीटी आ गया, ठीक है, लोगों ने कहा कि यार ये तो काम आसान हो गया है, तो वो वहाँ पर चैट जीपीटी को यूज़ करने लगे, ठीक है। लेकिन आज ये सिनेरियो है कि चैट जीपीटी का कोई प्रपोजल देखता है तो वो देखकर बता देता है कि ये एआई कंटेंट है या इस बंदे ने खुद लिखा है, ठीक है। तो हर बंदा ये नहीं चाहता कि मैं कोई एआई कंटेंट वाले बंदे से काम करूं, कि कोई बंदा लिखना ही नहीं चाह रहा, मैं उससे क्या काम कराऊंगा। तो चैट जीपीटी ने या फिर जितने भी एआई टूल है, उन्होंने आपका काम आसान किया है, आपका मुश्किलात नहीं बढ़ाई। अच्छा, तो फायदा दिया है या नुकसान दिया है? इनिशियली कुछ लोगों को नुकसान हुआ, ठीक है, कुछ लोगों को फायदा हुआ, ठीक है। जो लोग नुकसान आप इस तरह कह सकते हैं, हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल बना दिया, फ्लेक्सिबल इस तरह बना दिया कि अब हमें ग्रामर श्रामर की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। हमने लिखा जो हमने लिखना है, ठीक है, इसमें स्पेल एरर भी है, सब कुछ है। आपने कंटेंट उठाया, आपने चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करा और उसको कहा कि इसके जो फिक्सेस हैं रीराइट कर दो, इसमें जो स्पेल मिस्टेक है वो सब कर दो। तो अब वो आपकी जो एफर्ट जो आप उसको लिखने में या उसको प्रूफ रीडिंग कर, आपकी नॉलेज आधी हो गया ना, तो आपका नॉलेज में नहीं रहा। हाँ, तो आपके जो ये कि आप डिपेंडेंट हो गए वहाँ पर एआई पर, लेकिन फ़ायदा है, आपका काम जल्दी हो रहा है, ठीक है। पहले आपको लिखना पड़ता था, ठीक है, उसके बाद उसको खुद ही आप उसको रीड कर रहे होते थे, आप सब कुछ अपने एंड पे कर रहे होते थे, लेकिन अब आपका काम आधा हो गया है, ठीक है। आप अगर खुद का काम मैनेज करना चाहते तो आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे अभी एलॉन मस्क ने कहा था कि एआई ह्यूमैनिटी को टेक ओवर कर लेगी, मुमकिन कर सकती है। देखिए, एक मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले, एक साल भी नहीं, 3-4 महीने पहले एक मूवी लॉन्च हुई थी, तो उसमें इसी तरह उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह कम्युनिकेशन एरर आ सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती है। जैसे मेटावर्स है। हाँ, मेटावर्स है, ठीक है, लेकिन अब वो एक नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। अब वो जब मार्स पर जा रहा है तो उसकी नॉलेज क्या होगी, हाँ, उसकी नॉलेज क्या होगी, तो उसके बारे में अब मैं क्या कह सकता हूँ उस बंदे की तो राय। आपको क्या लगता है, हो सकता है ऐसा? इत्तेफाक ही करना पड़ेगा भाई। देखिए, हम तो एक सोच ही सकते हैं ना, क्योंकि वैसे भी हमारी जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो हमारे पड़ोसी हैं, और भी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाते हैं, वो तो फिर भी एक मॉडर्न दौर में चल रहे हैं, जिस दौर में जो चल रहा है, हम तो काफ़ी पीछे हैं। अच्छा, आपकी बहैसियत कराची शहर के आप शहरी हैं, तो कैसी रूटीन है आपकी? देखिए, इस वक्त मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रीलांसर का सबसे बड़ा जो एक
मसला ये है कि उसकी कोई रूटीन नहीं होती, हाँ ठीक है। वो मेरी सेहत से भी नज़र आ रहा होगा। और कैसी होनी चाहिए रूटीन, ये भी बताएं। रूटीन देखें, जब मैंने कुछ लोगों से बात करी जो फ्रीलांसर इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो 2 टाइप के फ्रीलांसर्स होते हैं। एक होता है कि आपने क्लाइंट के तरीके से काम करना है, कि क्लाइंट जिस वक्त बोल रहा है उस वक्त काम करना उस वक्त करना, ठीक है। एक बंदा है कि उसने अपना टाइम फिक्स किया हुआ है, टाइम फिक्स किया हुआ है, जैसे जॉब का टाइम होता है ऐसे फिक्स किया हुआ है। जॉब का टाइम है, आपने 9 आवर्स 8 आवर्स आपने फिक्स कर लिए कि मैं इस आवर्स में उस बंदे का टास्क करूंगा, चाहे वो जो भी है, लेकिन इसके बाद मुझे कोई उसकी तरफ से कॉल मैसेज इस तरह की चीज़ है तो मैं उसको आंसर नहीं करूंगा, ठीक है। या आंसर भी करूंगा तो उसको मैं पोस्टपोन कर दूंगा, अपने वर्किंग आवर्स में लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो जो लोग इस चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि उन्होंने फिक्स आवर्स सेट किए हुए हैं, तो वो लोग हेल्थली भी सही है, ठीक तो है। आपने क्या फिक्स किया हुआ टाइम? अब मैंने फिलहाल फिक्स नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन रूटीन खराब चल रही है। अब फिलहाल रूटीन खराब चल रही है, लेकिन यह है कि उसे फिक्स करना ही पड़ेगा। अच्छा, और हॉबीज क्या है आपकी? देखिए, मैं एक सोशल मीडिया से रिलेटेड बंदा हूं, तो मैं ज़्यादातर टाइम अपना सोशल मीडिया पे स्पेंड करता हूं। इसके अलावा थोड़ा सा पीस के ऊपर भी काम कर लेते हैं, थोड़ा सा पीस एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं। कि हमारे मुल्क में ये भी बड़ा मसला है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के अंदर बड़े बड़े मसले नज़र आ रहे होते हैं। जैसे अभी ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है, वो एक पंजाब में एक खातून के उस पर अरबी लिखा हुआ था, तो वो कितना बड़ा मसला हो गया था, ठीक है। हालांकि वो लिखा हुआ हलवा था, ठीक है, लेकिन उस इतने से इशू में पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया भर में हमें उसके बारे में हाईलाइट किया। जो कोई जो ब्रांड था बाहर का, ठीक है, जो गल्फ कंट्री से बिलोंग करता था, उससे भी कोई अपनी इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी वगैरह कुछ लगानी पड़ी थी। तो इस हद तक ज़ाहिर है, जब इस तरह की चीज़ें दुनिया भर में जाती तो आपकी बदनामी होती है, हम आपके दीन की बदनामी होती है, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी की बदनामी होती है। तो एज अ पीस एक्टिविस्ट मेरा इसके ऊपर भी कोशिश करता हूँ कि अपनी हैसियत के मुताबिक, ठीक है, अपने जो भी है उस लिहाज से इसके ऊपर भी वर्किंग करूं। और उसी लिहाज से मैंने बताया कि जो एक मेरा इनिशिएटिव था, एक प्रोजेक्ट था सदाए अमन के नाम से, और उसके अंदर हम यही कर रहे थे कि जो हमारी पूरे पाकिस्तान की जो पॉजिटिव स्टोरीज थी उन्हें हाईलाइट करना था। अब ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म नज़र आएगा, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, चाहे वो रिलीजियस उसके ऊपर हो, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड फिर वो चीज़ ट्रेंडिंग पे आ जाती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल कितने मसले तो ट्विटर पे वो एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं और वो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे ऐसे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो रिलीजियस हो, वो ऐसे ऐसे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। तो उसको इनकाउंटर करने के लिए एक छोटी सी कोशिश की थी कि हम भी एक सदाए अमन के नाम से एक हैशटैग चलाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर पाकिस्तान की कुछ पॉजिटिव स्टोरीज हम हाईलाइट करेंगे, उन्हें पब्लिश कराएंगे। जैसे अभी मेरा ताल्लुक थर से, तो थर में अब जब वो अभी होली गुजरी है थोड़ा टाइम पहले, तो जो उसकी स्टार्ट जो हुई थी, जो स्टार्ट जब उसकी ली, तो एक मुसलमान ने हिंदू को कलर लगाकर करा, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज था, ठीक है, जो कि पूरे पाकिस्तान में जाना चाहिए। यूनिटी को हम बढ़ावा देते हैं, इंटरफेथ हार्मनी, एक दूसरे से मिलना मिलाना, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को कम करना, ठीक है, बर्दाश्त का पैमाना बढ़ाना। हमारे जो दीन बताता है तो वो हुकूकुल इबाद के बारे में बताता है कि वो उसकी माफ़ी नहीं है। अच्छा, कोई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर आपका? अच्छा, अब ये है कि उम्र के इस हिस्से में है कि हम वो डकी भाई, ठीक है, या मास सौदर, इस तरह का कंटेंट तो नहीं देख सकते। थोड़े से कोशिश करते हैं थोड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को देखें या उनका कंटेंट सुने। तो हकीकत तो है एक कंटेंट क्रिएटर मुजम्मिल हसन के नाम से, वो पाकिस्तान में जो पॉडकास्ट जो स्टार्ट हुई थी वो उन्होंने स्टार्ट करी थी। ये कोरोना के दिनों में 2020 के अंदर या 19-20 के अंदर, तो उससे पहले पाकिस्तान में पॉडकास्ट और कोई नहीं कर रहा था, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। वर्ल्ड में था, बिल्कुल था, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। लेकिन उस बंदे ने पॉडकास्ट स्टार्ट करी 2020 में और वो आज तक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब तो हर बंदा कर रहा है, ठीक है।
लेकिन ये कि वो पायनियर आप कह सकते हैं पाकिस्तान में पॉडकास्ट के, तो उनका कंटेंट मुझे देखने में अच्छा लगता है, मैं उनको सुनता हूँ क्योंकि उनके जो गेस्ट होते हैं वो भी काफ़ी इस तरह की प्रोफाइल्स होती हैं कि जो आपको जिनकी बात सुनने से आपको फ़ायदा हो सकता है। लेट्स से वो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें इनवाइट कर रहे होते हैं, या किसी बड़ी कंपनी के CEO, ठीक है, ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं जिनके आप बात सुनकर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, जैसा आपने अभी कुछ यूट्यूबर्स का पहले नाम लिया जिनको आप बता रहे थे कि अब तो हम नहीं देखेंगे उनको छोटा, हमसे जो नई जनरेशन है वो देखती है, तो आपको क्या लगता है क्या ये जितना भी काम कर रहे हैं क्या ये सही काम कर रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं ये जो आगे इनको देख के जनरेशन हमारी क्या बनेगी? देखें एज ए कंटेंट क्रिएटर, उनके पास बहुत व्यूवरशिप है, उनके पास मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। देखें एज ए कंटेंट क्रिएटर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपका जो व्यूअर है उसको जो चीज़ पसंद आ रही है वो आपने दिखानी, वो आप डिलीवर करनी है, वो आपने दिखानी है, अब वो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, जैसे अभी रमज़ान के दिनों में एक कराची बेस्ड यूट्यूबर हैं जो कि स्ट्रीट के ऊपर लोगों से इंटरव्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने एक 2 बच्चों को जमा पकड़ा, ठीक है, और वो उनसे कुछ ऊट पटांगी सी बातें कर रहे हैं। ठीक है, वल्गर टाइप के कंटेंट कह सकते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, तो अब वो बंदा कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग उस कंटेंट को कंज्यूम देख रहे हैं, हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, अपने दोस्तों को टैग कर रहे हैं। ठीक है, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स निकाल कर मीम्स की सूरत में हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो उस बंदे का तो काम यही है कि वो उससे ऐसा कंटेंट बनाना है कि लोग कंज्यूम करें। ठीक है, तो उसका तो टारगेट अचीव हो रहा है, तो वो उसको समझ आया कि भाई लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो मैं इस चीज़ को बनाऊं। तो एज अ कंज्यूमर आपकी कुछ वो होती हैं कि आपने कंटेंट ऐसा कंज्यूम करना है कि यू ना हो कि आप उठ पटांग चीज़ें खुद कंज्यूम करें और सामने कंटेंट क्रिएटर को गालियां दे रहे हो, तो उसमें कंटेंट क्रिएटर की गलती नहीं है। अच्छा, वो तो उसका तो काम ये है ना, उसके लिए वो तो एक जॉब कर रहा है। तो इसको ये सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट करता है? इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है। जैसे अब वो बच्चे जो हैं आजकल का जो बच्चा है वो डिजिटल दौर के अंदर आया है। हम जो थे हमारे साथ ये कि हमने डिजिटलाइजेशन अपने आंखों के सामने होते हुए देखी। ठीक है, लेकिन आज का जो बच्चा है वो 2 साल का है, 3 साल का, तो उसके हाथ में मोबाइल है। ठीक है, जो 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल का बच्चा है जो थोड़ा बोल और समझ सकता है, तो वो जब इन लोगों को देखता है कि यार ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना छोटा छोटा खुद भी कंटेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, छोटे कंटेंट क्रिएशन के ऊपर आ जाते हैं। तो वो भी इस तरह हर बंदा जब होता है उसका यही होता है कि मैं शॉर्टकट लूं और अचीव करूं, तो वो इस तरह की उटपटांग की चीज़ें भी कर रहे होते हैं। अब वो हो सकता है फ़ायदा हो या ना हो, इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, ये चीज़ें हैं। अच्छा, 7 अक्टूबर पे से जंग शुरू है। हमास ने पहले अटैक किया इसराइल पर, उसके बाद फिर इसराइल ने मुसलसल गज़ा पर हमले किए और अभी तक एक जीनोसाइड का नारा लग रहा है इसराइल की तरफ से। फिर और सीज़ फायर की बातें चल रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है फिर ईरान और इसराइल की भी जंग हुई है, एक बहैसियत मुसलमान होने के, एक उम्मती होने का क्या हक अदा हमें करना चाहिए? देखें इस मामले में मुझे एग्जैक्टली उस हदीस का मफहूम तो मतलब उसके एग्जैक्टली वर्ड तो याद नहीं है, लेकिन मैं तो थोड़ी इसमें गलती कर दूँ तो उसका मफहूम इस तरह है कि अगर आप एक ज़माना ऐसा आएगा कि अगर आपको गुनाहों से बचना है, ठीक है, या आपको हराम या इस तरह की चीज़ों से बचना है, तो आपको जाकर पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम उस दौर के अंदर आ गए। ठीक है, हम चाह कर भी काफ़ी चीज़ों से नहीं बच सकते। ठीक है, या काफ़ी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ किसके लिए फ़ायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदेह। ठीक है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, हम कि भाई हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं, ठीक है, या जो ऐसी NGOs हैं जो उनको सपोर्ट कर रही है, हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बज़ाहिर एज अ पाकिस्तान एज अ कंट्री तो इस कंडीशन में खुद नहीं है कि वो किसी और को जाकर सपोर्ट करे या किसी जंग का हिस्सा बने। ठीक है, इवन अब ये अनकरीब ये कि जो
अमेरिका और यूरोप का ब्लॉक था उसके एक अपोजिट ब्लॉक तैयार हो चुका है, ठीक है, जिसके अंदर रशिया, ठीक है, जिसमें ईरान, जिसमें चाइना, ठीक है, और जिसमें इंडिया, ठीक है, तो इस तरह के कंट्रीज मिलकर एक अपना एक ब्लॉक बना रहे हैं, ठीक है। इवन अभी रिसेंटली मार्च के अंदर एक रशिया के अंदर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी जो कि हर 5 साल बाद होती है, तो उन्होंने 20,000 लोगों को बुलाया दुनिया भर से, अच्छा, ठीक है। तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि अपना जो इम्पैक्ट था या अपनी जो बात थी पूरी दुनिया तक पहुंचानी, ठीक है। अब जंग की वजह से, यूक्रेन से जो जंग हो रही है रशिया की, इस वजह से यूरोप ने उस कॉन्फ्रेंस का उस तरह उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है। रशिया और अमेरिका की वजह से अमेरिका ने भी इस तरह पार्टिसिपेट नहीं करा, यूरोप ने नहीं किया होगा। तो ज़्यादातर जो कंट्रीज थे जो उस कॉन्फ्रेंस के हिस्सा थे वो कौन थे? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है, या फिर एशियन कंट्रीज जो कि जैसे अब हमारा इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये लोग, तो वो वहाँ पर जब इस तरह के लोग जाएंगे, ठीक है, तो वो एक अलग से एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है। वो रशियन से ज़ाहिर है वहाँ रशिया एक इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, एक वो हैसियत रखता है दुनिया भर में, तो वहाँ जाके जो वहाँ के कल्चर को देखेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ वहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे। मैं आपकी बात काटूंगा। एक कैंपेन चल रही है, एक ख़त्म हो रही, दूसरी चल रही है, एक ट्रेंड चल रहे हैं। पहले बायकॉट PSL था, अब बायकॉट कोक स्टूडियो है, इजरायली ब्रांड्स हैं ये। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बायकॉट से फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं। वही बात है ना, देखिए मैंने जो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी बात बताई कि आप किसी चैनल का बायकॉट स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो वो चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। किसी यूट्यूबर का आप कंटेंट देखना बंद कर दें, उसको अपना कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डकी की बात करें, डकी आज से 3 साल पहले किस तरह का कंटेंट बना रहा है, ठीक है, उसको अपने डोमेन चेंज करनी पड़ी, ठीक है, उसको थोड़ा फैमिली ब्लॉगिंग की तरफ आना पड़ा, ठीक है। वो पहले तो रोस्टिंग वीडियो बनाता था, उसमें वल्गैरिटी होती थी, उसमें गाली गलौच और इस तरह का कंटेंट होता था, लेकिन आज उसको चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो उसका कंज्यूमर है वो उस चीज़ को नहीं देखना चाहता, ठीक है, या उसको उसके मकसद जो है वो अचीव नहीं हो रहा, तो उसे चेंज करना। तो एज अ कंज्यूमर जब हम किसी चीज़ का बायकॉट करते हैं तो कंपनीज पर असर पड़ता है, ठीक है। अगर हम कोई इस्राएली कंपनी से कोई चीज़ें हम क्या बोलते हैं, क्या खाना या कुछ भी हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो बाज़ाहिर तो ये लगता है कि मैंने अपनी एक कोल्ड ड्रिंक छोड़ी है, लेकिन मेरे जैसे 1000 लोग छोड़ देते तो उसकी 1000 बोतलें उस दिन नहीं बिकेंगी, ठीक है। तो वो 1000 एक दिन नहीं बिकी तो 30 दिन नहीं बिकी, तो उसके बंदे की 30,000 बोतलें नहीं बिकी। तो 30, और हम अपनी कंपनीज, अपनी ब्रांड्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये पाकिस्तानी या फिर जो मुस्लिम कंट्रीज के ब्रांड थे उनके लिए एक बड़ा वो अच्छा मौका था, और कुछ ब्रांड्स ने उसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए उसको अवेल भी करा, ठीक है। तो ये है, इस तरह होता है। अच्छा, अभी हाल ही में हमारे पास ईरानी सदर आए थे और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात पहले भी थे ईरान के साथ और अभी भी हैं। तो अमेरिका ने बयान भी जारी किया है कि मैं जो भी ईरान के साथ ट्रेडिंग करेगा या जो गैस का मुआहदा है, इनका गैस पाइपलाइन का, तो जो मुआहदा करेगा कि उस पर मैं सेक्शंस लगाऊंगा। तो पाकिस्तान ने उस पर शायद जवाबी बयान नहीं दिया है अभी तक। तो आपको क्या लगता है, क्या हम कर रहे हैं और अमेरिका हम पर सेक्शन नहीं लगा सकता? देखें, कुछ बातें कहने की होती हैं और कुछ बातें इम्प्लीमेंटेशन की होती हैं। तो एज अ कंट्री आपको भले आप उस चीज़ पर अमल ना करें, लेकिन आपने स्टैंड लेना होता है। तो मैं भी वो एक सिर्फ बयान हो, ठीक है, और एक लिमिटेड हम ट्रेड कर सकते हैं, यूँ नहीं है कि हम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ट्रेड तो ऑलरेडी चल रही होती है, ठीक है। आपके पास जब स्मगल होकर इतना तेल आ रहा है, ठीक है, तो उसको एक लीगल वे से भी ला सकते हैं ना। तो वो चीज़ तो आ ही रही है ना, वो आपके इकोनॉमी को नुकसान दे रही है। अगर उसको लीगल वे में लेकर आए तो आपके लिए भी फ़ायदा, उस कंट्री के लिए भी फ़ायदा है। मतलब इस पर सोच समझ के बैठ के बात करनी पड़ेगी और कुछ नए नए आइडियाज़ लेने पड़ेंगे। अच्छा शहजाद रज़ा, आखिर में कुछ पब्लिक को मैसेज देना चाहें, नई जनरेशन को? पब्लिक के लिए बस यही मैसेज होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर आप बने रहें। लेट्स से अगर आप आज स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लाइफ को
उसको एंजॉय भी करें और साथ में उसके अंदर अच्छे से एफर्ट भी करें कि आप बेहतर से बेहतर अपनी स्टडी कर सकें। आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब में लगे रहें, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हर चीज़ की क्या बोलते हैं कामयाबी की कुंजी है, ठीक है। चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो, कोई भी डोमेन हो, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, आप कोई कंपनी ओन करते हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर आप किसी चीज़ में लग जाएं और उसको करते रहें तो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप फ्रीक्वेंटली चीज़ें स्विच करते रहेंगे तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। आपको 4 साल बाद, 5 साल बाद आप वहीं खड़े होंगे जहां आप पहले थे। वाह, क्या बहुत खूबसूरत बातें बताई शहजाद रज़ा साहब ने। आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर भी हैं, आप पीस एक्टिविटीज़ से आपकी जर्नी के हवाले से हमने बात की, उनके एक अनदर पेशेंट्स के हवाले से बात की, डेली लाइफ रूटीन, हॉबीज़ के बारे में उनसे हमने बात की, कुछ करंट अफेयर के सवाल भी पूछे। बहुत मज़ा आया, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर गया। मैं काश हमारे पास वक्त और भी होता। मुझे बिलाल हुसैन और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।